मेरा कार एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर बार बार इंसिस्ट कर रहा था कि मुझे एमनेशिया हो गया है, लेकिन मुझे हर एक औरत याद थी जो मुझसे मिलने आई थी। वो एक मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट था, फिर भी उसे पूरा यकीन था कि मैं कुछ बहुत जरूरी चीज भूल गया हूँ। डॉक्टर को सच में अपने लिए बहाने बनाना अच्छी तरह आता था। हॉस्पिटल में रहने के दौरान मैं उन सब लोगों से मिल चुका था जिनसे मुझे मिलना था। अगर वाकई कोई इंपॉर्टेंट इंसान होता तो अब तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? हाँ, मुझे वो सब लोग याद हैं जिन्हें मुझे याद होना चाहिए। ये कैसी एमनीशिया है? मेरी छोटी बहन के जाने के बाद एक तीखे बिजनेस सूट पहनी हुई औरत अचानक मेरे हॉस्पिटल रूम में आ गई। क्या तुम देखने आई हो कि मैं मर गया या नहीं? अगर नहीं तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। मिस्टर हेस, आप होश में आ गए? और तुम कौन हो? आप मुझे पहचान नहीं रहे? मैं लिंडा हूँ, मिस स्टर्लिंग की असिस्टेंट। मिस स्टर्लिंग कौन है? ईथन, मिस स्टर्लिंग अभी बहुत बिजी है। एमनीशिया का नाटक करना बंद करो। चाहे तुम खुद को फांसी लगाने की धमकी दो, इससे कुछ नहीं होगा। उसकी इन अजीब बातों का सामना करके मैं पूरी तरह उलझन में पड़ गया। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसका एटीट्यूड मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल कर रहा था। उसके चेहरे पर दिख रही घेन भरी एक्सप्रेशन को देखकर मुझे भी एक अजीब सी नफरत महसूस हुई। रुको, क्या तुमने क्या कहा? 6 साल? वो निश्चित रूप से मेरा ही चेहरा था, लेकिन मेरी याद से ज्यादा मैच्योर लग रहा था और उस पर उदासी की हल्की सी छाप भी थी। क्या ये मुमकिन है? क्या लिंडा नाम की उस औरत ने जो कुछ कहा वो सब सच है? क्या वाकई 6 साल बीत चुके हैं? क्या मेरी सच में शादी हो चुकी है? मेरी यादें 18 साल की उम्र पर अटकी हुई थी जब मैंने अभी अभी कॉलेज शुरू किया था। उस वक्त मुझे एक सीनियर लड़की पर क्रश था। मुझे लगता है उसका नाम क्लोए स्टर्लिंग था। भले ही वो मुझसे 1 साल सीनियर थी, लेकिन असल में वो मुझसे 2 साल छोटी थी और अब किसी तरह मेरी शादी उसी से हो चुकी थी। लिंडा के मुताबिक मैंने 22 साल की उम्र में क्लोए से शादी की थी। ये एक जल्दबाजी में हुई शादी थी जिसमें कोई मजबूत इमोशनल फाउंडेशन नहीं था। शादी के बाद मुझे पता चला कि क्लोए का दिल मेरे पास नहीं था। वो जेसन क्रॉफोर्ड नाम के एक आदमी के बहुत करीब थी। खुद को प्यार ना मिलने की वजह से मैंने उसका ध्यान खींचने के लिए हर तरह के अजीब तरीके अपनाने शुरू कर दिए, जिससे मुझे सिर्फ उसकी बढ़ती हुई नफरत ही मिली। आखिर में मैंने क्लोए को जेसन से मिलना बंद करवाने के लिए सुसाइड की धमकी देना शुरू कर दिया। अगर तुम जेसन से दूरी नहीं बनाओगी तो मैं तुम्हारे सामने ही अपनी जान दे दूंगा। अगर तुम ऐसे ही नाटक करते रहोगे तो जाओ और मर जाओ, इससे मेरा ही सरदर्द कम होगा। प्यार के लिए अपनी जान देना, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था कि मैं कभी करता। पहले के दिनों में मुझे सिम्स सबसे ज्यादा नापसंद थे। जब तक मैंने ये सब समझा तब तक मैं अपने शादीशुदा घर के मास्टर बेडरूम में पहुंच चुका था। डॉक्टर ने कहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए लिंडा मुझे सीधा घर ले आई थी। ईथन, मिस स्टर्लिंग बहुत बिजी औरत है, क्या तुम उन्हें इन बच्चानी चालों से परेशान करना बंद कर सकते हो? मेरे सामने खड़ी उस विशाल हवेली को देखकर मेरा कोई भी ड्रामा करने का मन ही खत्म हो गया। उसकी बेहद शान और शौकत देखकर मैं पूरी तरह हैरान रह गया। सिर्फ एक वॉक इन क्लोजेट ही मेरे पुराने अपार्टमेंट से कई गुना बड़ा था। भले ही मुझे पता था कि मेरी और क्लोए की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे लिए ये पहली बार था जब मैं उसका चेहरा इतनी नजदीक से देख रहा था। मुझे मानना पड़ा कि उसके मेरी स्कूल टाइम गॉडेस होने की एक वजह थी। उसका चेहरा सामने देखते ही मेरा मूड काफी बेहतर हो गया। ईथन, अब तुम क्या कर रहे हो? यार, घर आने के बाद से मैंने एक भी शब्द नहीं बोला। तुम तो पहले मेरे घर आते ही मेरे पीछे घूमते रहते थे, क्या ये कोई नई चाल है? मैं थोड़ा शॉक में आ गया। क्या शादी के बाद मैं वाकई इतना चिपकू हो गया था? मैं हाल ही में काम की वजह से बहुत थक गई हूँ और तुम्हारे ड्रामा से निपटने की एनर्जी नहीं है। ईथन, जेसन के साथ कुछ करने की सोचना भी मत। सुसाइड की धमकी मुझ पर काम नहीं करेगी। लिंडा मुझे पहले ही क्लोए और मेरे बीच की ज्यादातर कहानी बता चुकी थी। ये एक सिंपल और दुखद लव ट्रायंगल था। मैं क्लोए से प्यार करता था, क्लोए जेसन से प्यार करती थी और मैं इस रोमांस का जोकर सिर्फ जेसन के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता था, जिससे क्लोए की नफरत और बढ़ जाती थी। ये सुसाइड अटेम्प्ट इसलिए हुआ था क्योंकि मुझे जेसन के लिए उसकी इतनी केयर देखकर जलन हो रही थी। इसलिए मैं चुपके चुपके उसकी कंपनी पर हमला कर रहा था और उसके क्लाइंट्स के बीच उसकी बदनामी कर रहा था। मेरा दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। पिछले कुछ सालों की यादें खो देने के बाद मुझे सच भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतना पागल कैसे बन गया था। 18 साल वाला मैं तो उन लोगों से नफरत करता था जो प्यार में अंधे हो जाते हैं, फिर यहाँ मैं एक औरत के लिए मरने को तैयार था। क्या तुम क्या कर रही हो? क्लोए, मुझे मत छुओ, अच्छे से रहो, मेरे सामने नाटक मत करो, मुझे ये पसंद नहीं। वो हमेशा मुझसे इसी लहजे में बात करती थी और धीरे धीरे उसका वो चेहरा भी, जिस पर मुझे सालों से क्रश था, कम अट्रैक्टिव लगने लगा। क्लोए, मैं तुम्हारा पति हूँ, सही? हॉस्पिटल से वापस आने के बाद तुमने एक बार भी मेरी फिक्र नहीं की और अब बस मुझे दोष दे रही हो। किस हक से? क्योंकि ये सब तुमने खुद किया है। उसकी पकड़ कमजोर थी, लेकिन उसने ठीक मेरी चोट वाली जगह पकड़ ली। दर्द से मेरी भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन मैंने आवाज निकालने से खुद को रोक लिया। इस बार मैं इसे छोड़ रही हूँ, आगे से कभी मुझे सुसाइड की धमकी मत देना। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली, क्लोए पहले ही जा चुकी थी। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और नीचे गया तो देखा कि वो पहले से डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रही है। गुड मॉर्निंग मिस्टर हेज, आप उठ गए, आइए ब्रेकफास्ट कर लीजिए। भले ही ये सिर्फ ब्रेकफास्ट था, लेकिन टेबल पर लगा खाना हैरान करने वाला था। अरे सुबह सुबह कौन सा आदमी ये सब खाता है? रुको, क्या ये दुरियन है? मिस्टर क्रॉफर्ड ने खास तौर पर भिजवाया है, ये उनका फेवरेट है, यूरोप से एयर फ्रेट किया गया है। रहने दो, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खाओ। ईथन, बस करो। क्या इस बात से भी तुम्हें प्रॉब्लम है कि मैं दुरियन नहीं खाता? तुम सिर्फ इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि जेसन ने भेजा है ना? तुम इतने जेलस होना कब बंद करोगे? मैं जेसन से जेलस? ये क्या था? मुझे नहीं पता था कि 27 साल वाला मैं क्लोए के सामने कैसा था, लेकिन जो भी हो, हम पति पत्नी थे। क्या उसे इतना भी नहीं पता था कि मुझे दुरियन से एलर्जी है? मैम, मिस्टर क्रॉफर्ड आ गए हैं। क्लोए, क्या मैं किसी बात के बीच में आ गया? एक नजर में ही मुझे समझ आ गया कि वो जेसन था। मैं क्लोए का पति था, फिर भी बटलर मुझे मिस्टर हेस कह रहा है और उसे मिस्टर क्रॉफर्ड। मिस्टर क्रॉफर्ड, आप आ गए।
अब मुझे समझ आया कि 27 साल वाला मैं जेसन को इतना टारगेट क्यों करता था। वो और मैं कानूनी रूप से शादीशुदा थे, फिर भी मैं उसके दूसरे आदमी के प्रति इतने खुले फेवरेटिज्म का मुकाबला कभी नहीं कर पाया। मिस्टर हेज, मैंने सुना कल आपने अपनी कलाई काट ली थी, अब आप ठीक हैं? हाँ, मुझे तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं है। क्लोए, शायद मुझे चले जाना चाहिए। लगता है मिस्टर हेज मुझे देखकर खुश नहीं है। मुझे नहीं पता मेरा 27 साल वाला रूप उनके सामने कैसा बर्ताव करता था, लेकिन 18 साल वाला मैं क्लोए से प्यार में अंधा नहीं था, इसलिए मुझे अपनी बात रोकने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम्हें यह पता था, फिर भी तुम आ गए। कितने अटेंशन सीकर हो तुम। ईथन, क्या तुम इतने अनरीजनेबल होना बंद कर सकते हो? उसने तुरंत जेसन का पक्ष ले लिया और मेरी नजर में उसकी वैल्यू और गिर गई। अपनी स्कूल क्रश से शादीशुदा होकर उठना शुरू में रोमांचक लगा था, लेकिन अब लग रहा था कि क्लोए इतनी भी खास नहीं थी। क्लोए, मैं आज खास तौर पर तुम्हें अपनी सेलिब्रेशन पार्टी में इनवाइट करने आया हूँ। ईथन, तुम भी आओगे ना? मेरा पहले जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब मैंने जेसन की आंखों में छुपी हुई तुच्छता और उकसावा देखा तो मैंने अचानक अपना फैसला बदल दिया। बिल्कुल, आखिर मैं क्लोए का पति हूँ, मुझे ऐसे इवेंट्स में उसके साथ जाना ही चाहिए। लो, वही बात। अब समझ आया कि 27 साल वाला मैं ऐसा क्यों बन गया था। जब लोग हर रोज तुम्हारे पीछे फुसफुसाकर बातें करते रहे तो तुम टेढ़ी मेढ़े कैसे ना हो जाओ। उस वक्त मैं क्लोए से सच में बहुत प्यार करता हूँ, जो इतनी रोजाना की तकलीफ के बाद भी अपनी जान देने को तैयार हो गया। क्या उसे अकेले खड़े होकर शर्म नहीं आती? क्यों आएगी? जब तक वो क्लोए के साथ रह सकता है तुम उसे घुटनों पर बैठने को कहो तो भी शायद बैठ जाएगा। मैं मरा नहीं हूँ, मैं उसके लिए घुटनों पर क्यों बैठूंगा? बस सब लोग, अब काफी है। मैं खुलेआम मजाक का निशाना बन रहा था और उसने मेरा बचाव करने के बजाय बस सबको रुकने को कहा। लगता है यहाँ मेरा स्वागत नहीं है, इसलिए मैं और परेशान नहीं करूंगा। अलविदा। क्या मैंने अभी ये सच देखा? उसने वाकई क्लोए को एटीट्यूड दिखा दिया। क्या जेसन ने उसे सच में पागल कर दिया है? उसके बाद की शोरगुल भरी बातें मुझे इरिटेट करने लगी, इसलिए मैंने अपना दिमाग शांत करने के लिए पूल के पास चला गया। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि जेसन भी बाहर आ गया। मिस्टर हेज, आपने मुझे वाकई सरप्राइज कर दिया। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं तुमसे नफरत करता हूँ। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें यहीं पूल में धक्का दे दूं? मुझे इस बात का ज्यादा डर है कि तुम्हारे पास इतनी हिम्मत ही नहीं है। आखिरकार सबको पता है कि क्लोई मुझे बचाने के लिए बिना एक सेकंड सोचे कूद पड़ेगी, तो ईथन, मेरे साथ एक बेट लगाने की हिम्मत है? अगर तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो क्लोई से मुझे डिवोर्स देने को क्यों नहीं कहते? क्या किसी और की शादी में तीसरा आदमी बनकर तुम्हें कोई खुशी मिलती है? क्या ये इसलिए नहीं है क्योंकि तुम ही छोड़ने को तैयार नहीं हो? तुम क्लोई से इतनी बुरी तरह चिपके हुए हो कि उसके लिए सुसाइड तक कर सकते हो। वो सिर्फ तरस खाकर तुम्हारे साथ है। ईथन, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बेट लगाने की हिम्मत है? नहीं, नहीं है, तुम जीत गए। ये सबको पता था कि मुझे तैरना नहीं आता। मैं दोबारा इतनी बेवकूफ़ी नहीं करने वाला था कि फिर से सुसाइड जैसी हरकत करूं। ईथन, जाओ, स्विम करो। अगले ही पल मुझे सिर्फ इतना महसूस हुआ कि हर तरफ से पानी मुझे निगल रहा है। मैं बेचैनी से ऊपर तैरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र धुंधली होने लगी, एक पहचानी सी शक्ल पूल के किनारे से पानी में कूदी और दूसरी डायरेक्शन में तैर गई। वो मेरी वाइफ क्लोई थी। जब मैं और जेसन दोनों पानी में गिरे तो वो सीधा उसकी तरफ तैर गई। मेरे दिल में एक तेज दर्द उठा। शायद ये मेरे 27 साल वाले रूप की आखिरी बची हुई भावना थी। मुझे और जेसन दोनों को पानी से बाहर निकाला गया। जेसन को क्लोई ने बचाया था, जबकि मुझे एक ऐसी औरत ने बचाया जिसे मैं जानता भी नहीं था। मुझे मानना पड़ा वो काफी खूबसूरत थी, बिल्कुल मेरी टाइप की। ईथन, तुम ठीक हो? क्लोई ने मुझे उठने में मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने उसका हाथ झटक दिया। पूरा माहौल एकदम खामोश हो गया। मुझे लोगों की धीमी सांसें तक सुनाई दे रही थी। क्लोई जैसी अमीर और खूबसूरत औरत को शायद जिंदगी में कभी किसी ने इस तरह रिजेक्ट नहीं किया था। क्लोई, चलो डिवोर्स ले लेते हैं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अभी जो मैंने तुम्हारा हाथ झटका है उससे अपने एक्स हस्बैंड की सेवरेंस पेमेंट समझ लो। क्लोई काफी देर तक चुप खड़ी रही, फिर अचानक मेरी तरफ चलने लगी। मैं पहले ही कह चुका हूं कि वो धक्का ही सेवरेंस पेमेंट था। तुम इतनी छोटी सोच की तो नहीं हो ना? क्लोई ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने बस मेरी कलाई मजबूती से पकड़ी और मुझे खींच कर ले जाने लगी। इसी अफरा तफरी में एक पतला सा हाथ अचानक मेरी दूसरी बाह पकड़ लेता है। क्लोई, अभी अभी ये लगभग डूब गया था, चलो इस बात को लेकर इससे दोष न दें। ये आवाज उस औरत की थी जिसने अभी मेरी जान बचाई थी, और वो खुद भी पूरी तरह भीगी हुई थी। उसके अंदर एक अलग ही औरत था। वो क्लोई से बिल्कुल उलट थी। क्लोई ठंडी, समझदार और एक आइस क्वीन जैसी थी, जबकि ये औरत जंगली सी, आजाद और बेहद दिलकश थी। एक पल के लिए मैं उससे नजर ही नहीं हटा पाया। ईथन, ये मेरा हस्बैंड है, तुम किस हक से मुझे सलाह दे रही हो? ओ सच में? अभी तो मैंने इसे डिवोर्स की बात सुना था। और वैसे भी, चाहे किसी भी एंगल से देखो, मैंने अभी तुम्हारे हस्बैंड की जान बचाई है। क्या तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? मैं तुम्हें वेस्टचेस्टर प्रोजेक्ट का पूरा कंट्रोल दे दूंगी, बस ईथन के मामले में दखल देना बंद करो। वेस्टचेस्टर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा इनाम था और क्लोई ने उसे यूं ही जोई को दे दिया। ये $multi-billion प्रोजेक्ट था। क्रॉफर्ड फैमिली को भी इसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा मिला था, लेकिन क्लोई ने जोई को पूरा कंट्रोल दे दिया। पार्टी से निकलने के बाद क्लोई मुझे होटल रूम में ले गई। उसने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे गर्म पानी से नहाने के लिए कहने लगी। ईथन, प्लीज बाहर जा सकती हो? मैं तुम्हारी वाइफ हूं, तुम्हें देखने में क्या प्रॉब्लम है? मैं टब में लगभग नहा चुका था जब क्लोई अचानक अंदर आ गई। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो क्या करने वाली है और मैं घबराकर उछल पड़ा। ईथन, थैंक गॉड तुम ठीक हो। तुम्हें अंदाजा भी है मैं कितनी डर गई थी। मिस स्टर्लिंग, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, मुझे जोई ने बचाया था। क्लोई को ऐसी बात कहने का क्या हक था? मैं कभी नहीं भूल सकता था वो मंजर जब हम दोनों पानी में थे और वो जेसन की तरफ दौड़ पड़ी थी। भले ही मुझे पिछले 5 सालों की यादें नहीं थी, फिर भी उस पल मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द उभर आया था। शायद वो मेरे 27 साल वाले रूप की आखिरी जद्दोजहद थी।
उसे पता था कि मुझे तैरना नहीं आता, फिर भी उसने पहले जेसन को बचाना चुना। अगर जोई न होती तो मैं कब का मर चुका होता। लगातार 2 बार मौत के इतने करीब जाने के बाद मुझे अब उस औरत के लिए कुछ महसूस नहीं होता था जिस पर कभी मुझे क्रश था। मेरी गलती थी, मैं वादा करती हूँ ऐसा दोबारा नहीं होगा, ठीक है? अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवोर्स के बाद तुम जिसे मर्जी बचाओ, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे पता है तुम गुस्से में हो, लेकिन बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। और डिवोर्स की बात रही तो मैं इससे कभी नहीं मानूंगी। किस हक से? क्लोई, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं हर हाल में तुमसे डिवोर्स लूंगा। क्लोई परेशान लग रही थी, लेकिन उसे पता था कि मेरे पास गुस्सा होने की पूरी वजह थी, इसलिए उसने खुद को रोक लिया। जैसे ही मैं बेडरूम में गया, उसने फिर से मुझे जोर से बाहों में भर लिया। चलो आज रात अच्छी तरह सो जाते हैं, कल बात करेंगे, ठीक है? क्लोई छोड़ो मुझे मजबूर मत करो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा 27 साल वाला रूप कितना बेचारा रहा होगा कि उसे लगता है कि इतना सब होने के बाद भी वो बस मुझे मना लेगी। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो हम कुछ और कर सकते हैं। क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? उसकी आंखों में उस वक्त जो घबराहट थी, उसने लगभग मुझे यकीन दिला दिया था कि वो सच में मेरी परवाह करती है। लेकिन मैंने तुरंत उस भ्रम को तोड़ दिया। जो औरत मेरी जिंदगी या मौत की परवाह नहीं करती थी, वो एक छोटी सी चोट की फिक्र कैसे कर सकती थी? कहाँ दर्द हो रहा है, जल्दी बताओ। क्लोई की नजर अचानक मेरी बैंडेज्ड हैंड पर टिक गई और वो सन्न रह गई। उसे लगता था कि मैंने सिंपैथी पाने के लिए झूठी चोट का नाटक किया है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि चोट सच में असली है। ईथन, तुमने वाकई ये कर दिया? अब खुश हो? किसने तुम्हें ये करने की परमिशन दी? क्या तुम मेरी फीलिंग्स की जरा भी परवाह करते हो? मैंने तुम्हें खुद लगभग डूबते हुए देखा था। मेरी बात उसके दिल में सुई की तरह चुभ गई और उसकी गहरी आंखों में एक झटका सा दिखा। हिलो मत, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। कुछ देर बाद जेसन डॉक्टर को लेकर आ गया। क्लोई, क्या ईथन ठीक है? वो ठीक है, तुम घर जाकर आराम करो, यहाँ की चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आखिर मिस्टर हेज लगभग मेरी वजह से ही डूब गए थे। बाहर से तो बड़े शरीफ लगते हैं, लेकिन एक्टिंग काफी अच्छी कर लेते हैं। अफसोस कि मैंने तुम्हारी पहले वाली बातें रिकॉर्ड नहीं की। सोचता हूँ अगर क्लोई सुन लेती कि तुमने मुझसे क्या कहा था तो वो क्या सोचती। ईथन बस करो, यहीं आराम करो, मैं कल वक्त मिला तो तुमसे मिलने आऊंगी। बस जाओ और डिवोर्स पेपर साथ लाना। अगर तुम नहीं बनाओगी तो मेरा लॉयर बना देगा। उसकी दौलत शायद हद से ज्यादा थी। अगर एग्रीमेंट वो खुद तैयार करवाती तो सब कुछ साफ सुथरा रहता और वो मुझ पर उसके पैसे के पीछे पड़ने का इल्जाम भी नहीं लगा पाती। ईथन, मैं तुमसे डिवोर्स नहीं ले रही, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। मैंने अपना फोन उठाया। सबसे पहले मैंने अपनी बर्थडे डेट पासवर्ड के रूप में ट्राई की, लेकिन फेल हो गया। फिर मैंने कुछ और कॉमन नंबर्स ट्राई किए, लेकिन फिर भी फोन अनलॉक नहीं हुआ। आखिर में मैंने क्लोई की बर्थडे डेट डाली और फोन तुरंत खुल गया। मेरे मुंह से एक बेबस और कड़वी सी हंसी निकल गई। उसके तुरंत बाद मैंने पासकोड बदलकर अपनी बर्थडे डेट डाल दी। अगले दिन मैंने उसका बिल्कुल इंतजार नहीं किया, मैंने सीधा जोई को कॉल कर दिया। हेलो, मैं ईथन हेज बोल रहा हूँ, क्या आपके पास मेरे साथ ड्रिंक पे चलने का टाइम है? मिस्टर हेज, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था, आखिर कल आपने मेरी जान बचाई थी। ठीक है, कहाँ मिलना है? पास वाले कॉफी शॉप में मिलते हैं, मैं अभी निकल रहा हूँ। नॉट बैड मिस्टर हेज, आप हमेशा की तरह पंक्चुअल हैं। मैं असल में कल मेरी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था। कोई बात नहीं, जो चाहे ऑर्डर कीजिए। पता नहीं क्यों, लेकिन आप पहले से काफी अलग लग रहे हैं। सच में? कैसे? मैं नहीं चाहता था कि किसी को मेरे अमनीजिया के बारे में पता चले, खासकर इसलिए क्योंकि मुझे जोई के साथ अपने रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कल जो कुछ हुआ था उससे देखकर लगता था कि हम शायद इतने करीब नहीं थे। शायद कल के शॉक की वजह से ऐसा लग रहा है। ईथन, आखिर चल क्या रहा है? हम सालों से एक दूसरे को जानते हैं, तो मुझे कुछ भी बता सकते हो। ईथन, तुम्हारे साथ कुछ बहुत गलत है। हॉस्पिटल में होश में आने के बाद से तुम पूरी तरह बदल गए हो। तुम भी देख सकती हो कि मैं बदल गया हूँ, लेकिन क्लोई नहीं देख पा रही। इस शादी को वैसे भी अबॉर्ट कराने की जरूरत नहीं है। ईथन, क्या तुम सच में क्लोई को डिवोर्स देने वाले हो? कल जो हुआ उसके बाद क्या तुम्हें नहीं लगता डिवोर्स बिल्कुल सही है? पहले वाला तुम उसके लिए पागल था। मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम डिवोर्स वाली बात सच में कहोगे। जब तुमने क्लोई से शादी की थी, तुम हर जगह उसके पीछे पीछे घूमते रहते थे। तुम उसके आसपास किसी और आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, जेसन को तो बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं वाकई इतना पागल था? मिस वैंस, मेरे बारे में कहानियां मत बनाओ। तुम सिर्फ हद से ज्यादा पॉजेसिव ही नहीं थे, बल्कि तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी था। लेकिन फिर भी, भले ही क्लोई तुमसे नफरत करती हुई लगती थी, उसने एक बार भी तुम्हें छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। शादी के बाद तुमने अपने सारे पुराने दोस्तों से रिश्ता तोड़ लिया था, खासकर लड़कियों से। हम कॉलेज क्लासमेट्स थे, हमने साथ में बहुत कुछ झेला था। मैंने तुमसे अपने प्यार का इजहार भी किया था और तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। फिर भी हम दोस्त रहे, लेकिन तुमने अचानक सारा कॉन्टैक्ट ही खत्म कर दिया। तो तुम मुझे काफी अच्छी तरह जानती होगी। मेरे बारे में इतना सब सुनकर मेरी आंखें चमक उठी। एमनीशिया की वजह से मैं अपनी मौजूदा जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहा था। उसकी मदद से शायद सब कुछ काफी आसान हो सकता था। मैं नहीं चाहता था कि क्लोई को मेरी याददाश्त जाने की बात पता चले, इससे सिर्फ और ज्यादा परेशानी बढ़ती। वक्त तेजी से बीतने लगा और भले ही मैंने सीधे सीधे कुछ नहीं कहा, जुई को शायद समझ आ गया था कि मैं किसी मुश्किल में हूँ। उसने ज्यादा सवाल नहीं किए, बस पिछले कुछ सालों में मेरी जिंदगी कैसी रही उसका पूरा हाल बता दिया। मैं थोड़ा इमोशनल हो गया। मेरा 27 साल वाला रूप वाकई किसी से इतना गहरा प्यार कर सकता था? क्या वो ईथन है? और वो जोई वैंस के साथ क्या कर रहा है? मुझे याद है मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे तुम्हारा उसके इतने करीब रहना पसंद नहीं है। हम डिवोर्स ले रहे हैं, मैं क्या करता हूँ उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। कल तुमने मेरे हस्बैंड की जान बचाई थी और मैंने वेस्टचेस्टर प्रोजेक्ट देकर तुम्हारा शुक्रिया भी अदा कर दिया है। तुम दोनों को अकेले मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सोफा के आर्म रेस्ट को जोर से पकड़ लिया। मुझे लगा जैसे मैंने ये अल्फाज पहले भी कहीं सुने हैं। मैं अचानक उसकी तरफ देखने लगा, मेरी आंखें लाल हो गई थी। मुझे याद आ गया, मेरे दिमाग में एक साफ तस्वीर चमकी। क्लोई ने यही बात कभी किसी और से कही थी।
क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है? उस दिन वो बिजनेस डिनर के लिए गया था और देर से घर लौटा था। जब मैंने पूछा था कि वो कहाँ था तो उसने बिल्कुल इसी बेसब्री भरे लहजे में मुझे टाल दिया था और अब मैं वही अल्फाज उसी को वापस सुना रहा था। मेरी और जेसन की मीटिंग्स वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। हमारे परिवार पीढ़ियों से एक दूसरे को जानते हैं और कुछ बिजनेस डीलिंग से बचना मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं पहले ही उसके साथ अपना कॉन्टैक्ट कम कर रही हूँ, चाहे तुम मानो या ना मानो। बस करो ये वफादार वाइफ वाला नाटक। अगर तुम्हें कल मुझे लगभग मर जाने देने का गिल्ट है और तुम्हें शादी को बचाना चाहती हो तो जरूरत नहीं है। अगर वाकई तुम्हारा दिल बदल गया है तो डिवोर्स पेपर साइन करते वक्त थोड़ी दरियादली दिखाना, मुझे ज्यादा पैसे दे देना ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। उस दिन के बाद एक बार फिर मेरी और क्लोई की बात बुरी तरह खत्म हुई। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि वो डिवोर्स क्यों नहीं चाहती थी। वो साफ तौर पर जेसन से प्यार करती थी और मुझसे नफरत, तो फिर डिवोर्स ही तो उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होनी चाहिए थी। ईथन, इसका क्या मतलब है? तुम बिना कुछ कहे घर छोड़कर चले आए? क्या मतलब क्या? हम डिवोर्स ले रहे हैं, हम साथ नहीं रह सकते, बस जितनी जल्दी हो सके पेपर्स तैयार करवा दो। मैं अभी अभी अपने नए घर में सामान खोलकर सेट कर ही रहा था कि दरवाजे पर नॉक हुआ। मुझे लगा कोई डिलीवरी होगी, इसलिए मैं जल्दी से दरवाजा खोलने गया, लेकिन सामने क्लोई खड़ी थी, मुश्किल से अपना गुस्सा दबाए हुए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रुको, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहता हूँ? क्लोई सीधा अंदर चली गई। उसने किराए के घर की सजावट पर एक नजर डाली और उसका गुस्सा और भड़क गया। ईथन, तुम मेरे साथ सुलह करके घर वापस आने के बजाय इस कचड़े जैसी जगह में रहना पसंद करोगे? क्लोई, क्या मैं तुम्हें नाटक करता हुआ लग रहा हूँ? मैं सच में डिवोर्स चाहता हूँ। क्या तुम हमेशा से यही नहीं चाहती थी? मैंने कब कहा कि मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ? क्लोई मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं पूरी तरह बेतुका बात कर रहा हूँ। हनी, प्लीज जिद मत करो, चलो मेरे साथ वापस। मैं वादा करती हूँ कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। नहीं शुक्रिया, बस डिवोर्स पेपर्स तैयार करवा दो। हनी, क्या तुम्हें वाकई बात को इतना आगे ले जाना जरूरी लगता है? मैंने कहा ना, मैं सीरियस हूँ, मैं तुम्हारे साथ कोई गेम नहीं खेल रहा। क्या तुम सच में इस अंधेरी और सीलन भरी जगह में अकेले सोगे? तुम मेरे बिना अकेले सो ही नहीं सकते। एमनीशिया के बाद से मैं हमेशा सोचता था कि मैं और क्लोई एक दुखी और एक दूसरे से नफरत करने वाले कपल हैं, लेकिन उसके लहजे को सुनकर लगता था जैसे हम एक प्यार करने वाले कपल हैं जो बस थोड़ा बहुत झगड़ा करते रहते हैं। क्लोई, मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। मैं एक दिन भी ऐसे नहीं जी सकता। क्लोई को बाहर निकालने के बाद मैंने अपना नया घर सेट करना शुरू कर दिया। कंपनी में काम काफी हद तक समझ में आ गया था, लेकिन फिर भी सब कुछ संभालना मुश्किल था, इसलिए मुझे बहुत वक्त लगाकर चीजें सीखनी पड़ रही थी। उस शाम जब मैं काम से घर लौटा, मैंने फेसबुक खोला और जेसन की एक पोस्ट देखी। उसने उसकी और क्लोई की फोटो डाली हुई थी, साथ में एक इशारा भरा कैप्शन भी लिखा था, अगर हम बस एक दूसरे को मिस न करते तो क्या आज तुम्हारे साथ खड़ा आदमी मैं होता? मैं हंस पड़ा। क्या वो सीधा सीधा ये नहीं कह रहा था कि क्लोई की मेरे साथ शादी बेप्यार है और आखिर में वो मुझे छोड़कर उसके पास आ जाएगी? मैंने उस पोस्ट को लाइक किया, कमेंट किया परफेक्ट फॉर ईच अदर और तुरंत उसे अनफ्रेंड कर दिया। फिर मैंने क्लोई का नंबर ढूंढा और उसे हर जगह ब्लॉक कर दिया। तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया? सॉरी, मुझे सीधे ब्लॉक नहीं करना चाहिए था, मैं भूल गया था कि अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है। क्या तुम डिवोर्स पेपर्स लेकर आई हो? परफेक्ट, मैं आज छुट्टी ले लेता हूँ और साइन करने के बाद सीधा डिवोर्स फाइनल कर देते हैं। ईथन, मुझे अभी के अभी अनब्लॉक करो। नहीं। हनी, सॉरी, प्लीज मुझे वापस ऐड कर लो। मुझे तुम्हारा नंबर भी याद नहीं है। तुम्हें मेरा नंबर याद नहीं है? हाँ तो क्या, तुम मेरा नंबर कैसे भूल सकते हो? तुम्हें तो वो जुबानी याद था। लो, पकड़ा गया, बस भूल गया। वैसे भी हम डिवोर्स ले रहे हैं, क्या मुझे तुम्हारा नंबर भूलने का हक नहीं है? ईथन, तुम्हें हुआ क्या है? सुसाइड अटेम्प्ट के बाद से तुम बिल्कुल अलग इंसान बन गए हो। क्या ये नॉर्मल नहीं है? इतना बड़ा ट्रॉमा झेलने के बाद लोग बदल जाते हैं। क्या तुम वाकई सोच रही थी कि मैं फिर से पपी की तरह तुम्हारे पीछे घूमूंगा? क्लोई ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में खतरनाक सी चमक थी और उसने मेरी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने बिना कुछ कहे मेरा फोन छीन लिया और आदत के मुताबिक अनलॉक करने की कोशिश की, लेकिन पासकोड गलत निकला। तुमने पासकोड बदल दिया? हाँ तो क्या, तुम्हारा पुराना पासकोड मेरी बर्थडे डेट थी। क्लोई, मेरा फोन वापस दो, मुझे काम पर जाना है। आज छुट्टी ले लो, अगर तुम चाहो तो मैं पूरी कंपनी ही तुम्हारे लिए खरीद सकती हूँ। क्लोई ने कुछ और पासकोड ट्राई किए। हमारी एनिवर्सरी डेट गलत। उसने अपने होठों को भींच लिया, फिर मेरी बर्थडे डेट ट्राई की और फोन अनलॉक हो गया। क्लोई ने मुझे एक गहरी नजर से देखा, कुछ नहीं कहा और पासकोड बदलकर हमारी वेडिंग एनिवर्सरी रख दी। मैंने तुरंत फोन उससे छीन लिया और अनलॉक करने की कोशिश की, लेकिन फोन नहीं खुला। क्लोई, तुम्हें मेरा पासकोड बदलने का क्या हक है? पासकोड हमारी एनिवर्सरी है, तुम चाहो तो वापस बदल सकते हो। उसकी बात सुनकर मैं एक पल के लिए जम गया। हमारी एनिवर्सरी? मुझे एमनीशिया था। मेरे और उसके बीच सिर्फ सालों पुराना एक क्रश ही तो था। अब जब मुझे उसका असली घटिया स्वभाव पता चल गया था, उसका खूबसूरत चेहरा, उसकी हॉट बॉडी और उसकी बेहिसाब दौलत मेरे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती थी। मुझे ऐसी छोटी मोटी बातें जानने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। तुम्हें एमनीशिया है ना? तुम्हें बस याद नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। जब तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी, तुम कभी मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहोगे। उसकी बात सुनकर मुझे घिन सी आ गई। मुझे इस बात का भी डर था कि अगर मेरी यादें वापस आ गईं, तो मैं फिर वही बेचारा 27 साल वाला ईथन बन जाऊंगा। वो रूप इतना दुखद था कि मैं कभी याद ही नहीं करना चाहता था। ईथन, तुम यहाँ कब आए? रुको, तुम्हारे पास मेरे अपार्टमेंट की कैसे है? मैंने लैंडलॉर्ड से बात करके बगल वाला अपार्टमेंट रेंट पर ले लिया। चाबी को, मैं कल ही शिफ्ट हो रहा हूँ। तुम कितना कुछ भूल चुके हो। मैं कुछ नहीं भूला। किसने कहा? मैं तुम्हें डिवोर्स इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि क्लोई ने पीछे से मुझे बाहों में भर लिया। ऐसी बातें मत करो, तुम्हें एमनीशिया है, इसलिए मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। जब तुम्हें सब याद आ जाएगा तब हम इस बात का फैसला करेंगे। क्लोई, तुम कब रुकोगी? तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हो, तो मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं?
तो क्या हुआ अगर मुझे एमनेशिया है? मैं तुम्हें बहुत पहले से छोड़ना चाहता था। हम बस झगड़ा कर रहे हैं ईथन। मैं तुम्हें पहले ही समझा चुकी हूँ, वो सब एक एक्सीडेंट था। जेसन के साथ वैसे कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। स्टर्लिंग और क्रॉफर्ड फैमिली पीढ़ियों से करीब रही हैं और बचपन में टेक्निकली हमारी एंगेजमेंट भी हुई थी, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कभी रोमांटिक फीलिंग्स नहीं थी। तुमसे शादी करने के बाद मेरे ग्रैंडफादर को लगा कि वो जेसन की फैमिली के कर्जदार हैं, इसलिए उन्होंने मुझे उसका ख्याल रखने को कहा। इसके अलावा हमारे बीच कुछ नहीं है। इस बात पर कौन यकीन करेगा? तुमने उसकी जान को मेरी जान से ज्यादा अहमियत दी थी। लगता है तुम अभी भी उसी बात से नाराज हो। मुझे उस वक्त नहीं पता था कि तुम्हें एमनेशिया है। मुझे तुरंत तुम्हें सब समझा देना चाहिए था। मुझे उसके बहाने सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन क्लोई मुझे जाने भी नहीं दे रही थी। उस दिन मैंने सुना था कि कोई पानी में गिर गया है और मेरी पहली सोच ये थी कि कहीं तुम तो नहीं। लोगों ने कहा था कि वो जेसन है, इसलिए मैंने उसे बचा लिया। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम भी पानी में गिरे हुए हो। सिर्फ कुछ साधारण जुमलों में ही उसने खुद को पूरी तरह बेकसूर साबित कर दिया। मेरे चेहरे पर साफ लिखे अविश्वास को देखकर क्लोई काफी देर तक चुप रही। तुम मेरा यकीन नहीं करते? मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूं? सबने देखा था, तुम बिना एक सेकंड सोचे पानी में कूदी थी। तुम उसे बचाने गई थी, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। और जब जोई ने मुझे बचाया तब तुम मेरे साथ इतनी ठंडी थी। क्लोई, क्या मैं बेवकूफ लगता हूं? अगर तुम वाकई मेरी परवाह करती हो तो मुझे जाने दो। मैं डिवोर्स के अलावा किसी भी बात पर हाँ कर सकती हूँ। जब तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी तब हम इस बारे में बात करेंगे। कोई फायदा नहीं है क्लोई। अगर किस्मत ने मुझे भुला दिया है तो शायद मुझे याद रखना ही नहीं चाहिए। मैं यादें वापस लाने के ख्याल का विरोध करता हूँ। मैं फिर से अपना 27 साल वाला रूप नहीं बनना चाहता। क्लोई बिल्कुल लाचार हो गई और फिलहाल सिर्फ मुझे मनाने की कोशिश करती रही। कुछ दिन अपनी नई जिंदगी जीने के बाद जेसन मुझे ढूंढते हुए आ गया। ईथन, हमें बात करनी है। तमाशा ना हो इसलिए मैं उससे अपने ऑफिस के पास वाले कॉफी शॉप में ले गया। जेसन बहुत थका हुआ और परेशान लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बने हुए थे। जो कहना है जल्दी कहो। तुम खुद से काफी खुश हो गए है ना? क्लोए ने मेरी फैमिली के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक तरफा खत्म कर दिए। अब हमारे सर्कल में सबको पता चल गया है कि क्रॉफर्ड फैमिली ने अपना सहारा खो दिया है। इसका मुझसे क्या लेना देना? क्लोए ने कहा है कि वो अब मेरी मदद नहीं करेगी। तुमने उससे कुछ कहा है ना? मुझे लगा था तुम यहाँ सच्चे दिल से माफी मांगने आए हो, लेकिन लगता है तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। मैं मुड़कर जाने लगा, लेकिन पीछे से जेसन चिल्लाया, तुम जैसे आम आदमी को उसका हस्बैंड बनने का हक कैसे मिल गया? तुम मुझसे शादी कैसे कर पाए? मेरे पास ऐसा क्या नहीं है जो तुम्हारे पास है? मैं वहीं रुक गया। मुझे लगा जैसे मैंने ये बातें पहले भी सुनी हैं। क्लोए से शादी के कुछ ही समय बाद उसके दोस्त मेरा मजाक उड़ाया करते थे। उस वक्त जेसन दोस्ताना बर्ताव करता था और समझदार भी लगता था। वो मुझे बहुत सी सलाह देता था, लेकिन उसकी हर सलाह का नतीजा ये होता था कि मैं सबके सामने शर्मिंदा हो जाता। मैं धीरे धीरे असुरक्षित, डरपोक और शक्की बनने लगा था। एक के बाद एक तस्वीरें मेरे दिमाग में चमकने लगी। मुझे पूरा यकीन था कि ये मेरी ही यादें थी। ईथन, मैं तुमसे माफी मांग सकता हूँ, लेकिन तुम्हें क्लोए से बात करनी होगी। मुझे तुम्हारे और क्लोए के मामले में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। एक एहसान करो और उससे कह दो कि मैं तुम दोनों में से किसी को भी दोबारा नहीं देखना चाहता। हम हमेशा ऐसी सिचुएशंस में ही क्यों टकरा जाते हैं, है ना क्लोए? वो मेरा हस्बैंड है, कृपया उससे दूर रहो। मैं उसके साथ कुछ नहीं कर रहा था। देखो तुम कितनी टेंस हो। जेसन, तुम हमेशा मेरी पीठ पीछे ईथन को परेशान क्यों करते रहते हो? परेशान तो वो मुझे कर रहा है। जेसन का चेहरा सख्त और ठंडा था, लेकिन क्लोए को देखते ही थोड़ा नरम पड़ गया। क्लोए, जो भी हो, हम साथ बड़े हुए हैं। हम बचपन के दोस्त हैं। पहले जो हुआ वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। क्या तुम उसे भूल नहीं सकती? जो मुझे करना था मैंने कर दिया। मैं तुम्हारी कोई कर्जदार नहीं हूँ। मैं पहले तुम्हारा ख्याल सिर्फ तुम्हारे ग्रैंडफादर की इज्जत की वजह से रखती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लालची बन जाओ। मैं लालची? जेसन कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके पास जवाब नहीं था। उसने बस अपनी मुट्ठियां भींच ली, मुझे नफरत भरी नजर से देखा और गुस्से में वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मुझे समझ आया कि आज वो मुझे ढूंढते हुए इतनी बेचैनी से क्यों आया था। असल में क्लोए ने पूल वाली घटना सबके सामने बता दी थी, जिससे जेसन उनके सोशल सर्कल का मजाक बन गया था। ये सब सोचते ही वो टूटी फूटी यादें फिर मेरी आंखों के सामने चमकने लगी और मेरा सिर दर्द से फटने लगा। क्या तुम ठीक महसूस नहीं कर रहे? मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा सकती हूँ। मैं नहीं जा रहा। बस अपने प्यारे जेसन को कंट्रोल में रखो ताकि वो मुझे दोबारा परेशान न करे। बाकी किसी चीज की चिंता मत करो। चिंता मत करो, मैं उसे दोबारा मौका नहीं दूंगी। मैं फिर वही गलती नहीं करूंगी। तुम दोबारा वही गलती न करने का फैसला कर सकती हो, लेकिन हर गलती माफ नहीं की जा सकती। मैंने तुम्हें वेस्टचेस्टर प्रोजेक्ट दे दिया था। अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। मैंने उसकी जान बचाई थी। मैं उसकी सेवियर हूँ। उसे कभी तैरना नहीं आता। अगर उस दिन मैंने कुछ नहीं किया होता तो आज तुम्हारा हस्बैंड जिंदा नहीं होता। ये सुनकर क्लोए की आंखें तीखी हो गई और उनमें ठंडी चमक उभर आई। तुम्हें कैसे पता कि उसे तैरना नहीं आता? क्योंकि तुम दोनों डिवोर्स ले ही रहे हो, तो अब मैं सच नहीं छुपाऊंगी। सच ये है कि ईथन और मैं बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। मैंने उससे अपने प्यार का इजहार भी किया था, लेकिन उसने तुम्हें चुन लिया।
ईथन, अगर तुम्हें लगता है कि तुमसे गलती हो गई थी तो मैं तुम्हें एक और मौका दे सकती हूँ। अगले ही पल क्लोए उसकी तरफ झपटी और दोनों औरतें बुरी तरह लड़ने लगी। मैंने कभी हमेशा शांत रहने वाली क्लोए को इतना इमोशनल होते नहीं देखा था। मैंने पहले कभी दो औरतों को लड़ते हुए भी नहीं देखा था, इसलिए मैंने उन्हें रोकने की कोशिश ही नहीं की। मैं बस मुड़कर ऑफिस वापस चला गया। मुझे बस ये उम्मीद नहीं थी कि क्लोए मुझसे भी तेज निकलेगी। जब तक मैं नीचे पहुंचा वो पहले से वहीं खड़ी थी। उसके होठों के किनारे पर हल्का सा निशान था और मुझे देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। चिंता मत करो, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी। किसने कहा मैं चिंता कर रहा हूँ? खुद को इतनी अहमियत मत दो, मैं काम के बाद तुम्हें लेने आऊंगी। मैंने कहा ना मुझे डिवोर्स चाहिए, इस बात का कौन सा हिस्सा तुम्हें समझ नहीं आ रहा? अभी तुम्हें एमनीसिया है, इसलिए तुम अपनी फीलिंग्स याद नहीं कर पा रहे। जब सब याद आ जाएगा तब सब ठीक हो जाएगा। मैं याद क्यों करना चाहूंगा? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम और जेसन सपोजिटली बेकसूर हो, या तुम्हें लगता है कि सब याद आते ही मैं फिर वही बेचारा और गिड़गिड़ाने वाला इंसान बन जाऊंगा जो पहले था? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। उसकी तरफ देखते हुए मैं अचानक बहुत थकान महसूस करने लगा। क्लोए, मेरी हमेशा से शादी को लेकर कुछ उम्मीदें रही हैं। मैं हमेशा सोचता था कि मेरी शादी एक दयालु और प्यार करने वाली वाइफ से होगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी फ्यूचर वाइफ तुम जैसी होगी। तो क्या हुआ अगर तुम और जेसन सच में बेकसूर हो? तुम एक वाइफ के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह निभाने में फेल रही हो। मुझे इस शादी को जारी रखने की कोई वजह नजर नहीं आती। चलो डिवोर्स ले लेते हैं। मैंने क्लोए से बहुत कुछ कहा, हर एक बात दिल से निकली थी। उस पल मुझे लगा जैसे उसकी आंखों में कोई रोशनी टूट कर बिखर गई हो। मैं बिना पीछे देखे मुड़ गया और वहां से चला गया। उस दिन के बाद मैंने क्लोए के बारे में कोई खबर सुनने से इनकार कर दिया। उस सर्कल के लोग हमेशा ताकतवरों की चापलूसी करते थे और कमजोरों को कुचल देते थे। जब उन्हें पता चला कि क्या हुआ था तो वो मुझसे जानकारी निकालने की कोशिश करने लगे। कुछ लोग मेरी खुशामद करना चाहते थे, लेकिन मैंने सबको नजरअंदाज कर दिया। मैं सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे रहा था और उस दिन का इंतजार कर रहा था जब क्लोए आखिरकार डिवोर्स के लिए हाँ कर देगी। काम खत्म होने पर मैंने स्ट्रेच किया और सोचा कि जोई को एक अच्छे थैंक यू डिनर पर ले जाऊं, लेकिन जैसे ही मैं एंट्रेंस से बाहर निकलने वाला था मैंने वहां एक काली लग्जरी कार खड़ी देखी। मेरे कलीग्स धीमी आवाज में बातें कर रहे थे और मुझे सस्पिशियस नजरों से देख रहे थे। मैंने धीरे से गाली दी और उन्हें इग्नोर करके सीधा आगे बढ़ गया। क्लोए तुरंत कार से बाहर निकली और मेरी तरफ चलने लगी। ईथन, तुम आ गए? क्या तुम डिवोर्स पेपर्स देने आई हो? क्लोए ने जवाब नहीं दिया और जानबूझकर बात बदल दी। उसने कहीं से एक कार की निकाली। पसंद आई? ये लेटेस्ट हमर है। नहीं। भले ही मैंने ऐसा कहा, लेकिन की देखते ही मेरा दिल एक पल के लिए तेज धड़क उठा। क्लोए मुझे कार में बिठाकर ले गई। हम ड्राइव करते रहे जब तक अंधेरा नहीं हो गया। जब मुझे समझ आया कि क्या हो रहा है तब तक मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। बस मेरे साथ एक मील कर लो। अगर मैं तुम्हारे साथ ये मील कर लूं तो क्या तुम डिवोर्स के लिए मान जाओगी? क्लोए काफी देर तक चुप रही, फिर बोली, अगर तुम मेरे साथ ये मील नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगी। ये तुमने कहा है, मैंने नहीं। डिनर बहुत ही शानदार था। साफ दिख रहा था कि इसकी प्लानिंग बड़े ध्यान से की गई थी। वाइन थी, कैंडल्स थी और हर तरफ फूलों की सजावट थी। पूरा माहौल बहुत रोमांटिक था, लेकिन मैंने बिना किसी इमोशन के जल्दी जल्दी खाना खाया। मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। ईथन, क्या तुम भूल गए कि आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन? आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। मुझे उस बात की कोई याद नहीं थी। मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला, लेकिन मुझे याद नहीं आया कि हम पहले एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट करते थे। कोई बात नहीं, हम इसे अपना आखिरी डिनर मान सकते हैं। मुझे समझ आ गया था कि वो मुझे वापस पाना चाहती है, लेकिन मुझे सच में नहीं लगता था कि हमारी शादी में बचाने लायक कुछ बचा है। मैंने धीरे से माफी मांगी और रेस्टरूम की तरफ चला गया। आईने में अपना चेहरा देखते हुए मैंने खुद से कहा कि पीछे मुड़कर मत देखना। खुद को संभालने के बाद मैं बाहर निकलने के लिए मुड़ा, लेकिन सामने क्लोए को अपनी तरफ आते देखा। हनी, प्लीज बस याद करने की कोशिश करो। क्लोए, मुझे छोड़ो। वो इतनी जिद सिर्फ इसीलिए कर रही थी क्योंकि मुझे एमनेशिया था। उसे यकीन था कि सब याद आते ही वो मुझे छोड़ नहीं पाऊंगा। इसका कोई फायदा नहीं, मैं खुद को जानता हूँ। चाहे एमनेशिया की वजह से ही मैंने तुमसे प्यार करना छोड़ दिया हो, फिर भी मुझे महसूस होता है कि अगर इसी वक्त मुझे सब कुछ याद भी आ जाए तब भी मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, तुम बस भूल गए हो। ईथन, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मुझे मत छुओ। ईथन, अचानक मेरे सर के पिछले हिस्से में एक तेज दर्द उठा और मेरी आंखों के सामने तस्वीरें चमकने लगी। हमारी शादी का किस, जेसन का दिया हुआ ड्रिंक, मेरे फादर इन लॉ का गुस्से में टी कप तोड़ देना, लोगों की मजाक उड़ाती नजरें। ये टुकड़े एक के बाद एक तेजी से उभरने लगे और धीरे धीरे एक पूरी याद में बदल गए। मुझे हमारी पहली रात याद आ गई। कैसे हम साथ आए, कैसे शादी हुई, कैसे हम जेसन को लेकर लड़ते रहे। मुझे ये भी याद आ गया कि कैसे सबने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया था, कैसे मेरे अपने ससुराल वालों के सामने मुझे शर्मिंदा किया गया था। सारी तकलीफ मेरी आंखों के सामने फिर से जिंदा हो गई। मेरा दिल इतना दर्द कर रहा था कि जैसे सुन्न हो गया हो। अब समझ आया कि मैं सब कुछ भूलना क्यों चाहता था। अब समझ आया कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं था। वो यादें इतनी दर्दनाक थी। क्या हुआ ईथन? क्लोए तुमसे मुझे घृणा आती है। मैंने उसकी आंखों में देखा, अपने सीने को पकड़ा और बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब मेरी आंख फिर खुली, मैं हॉस्पिटल में था। वही पुराना डॉक्टर मेरी प्यूपल्स चेक कर रहा था और क्लोए बेड के पास बैठी अपने हाथ कस कर पकड़े हुए थी। जैसे ही उसने देखा कि मैं होश में आ गया हूं, उसने तुरंत डॉक्टर को बुला लिया। ये उठ गया है। अब कैसा महसूस कर रहे हो? मोस्टली ठीक है। ये सिर्फ बहुत ज्यादा इमोशनल डिस्ट्रेस का केस है। पहले इसके दिमाग में एक छोटा ब्लड क्लॉट था, लेकिन झटके की वजह से वो हट गया। अब इसे सिर्फ आराम की जरूरत है। उसके सर पर चोट कब लगी? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं?
कोई फायदा नहीं क्लोए, चलो डिवोर्स ले लेते हैं। मैंने तुमसे कहा था कि अभी तुम्हें कुछ याद नहीं है, जब तुम्हें सब याद आ जाएगा। मुझे सब याद आ गया है और फिर भी मैं डिवोर्स चाहता हूँ। क्लोए की आंखें जोर से कांप उठी, जैसे उसे यकीन ही ना हो। मैंने उसके चेहरे पर इतना दर्द भरा एक्सप्रेशन पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन मुझे पता था कि मेरा फैसला सही है। मैं बहुत थक चुका हूँ, तुम्हारे साथ रहना बहुत दर्द देता है क्लोए, चलो डिवोर्स ले लेते हैं। मैं अनेक बार डिवोर्स शब्द बोल चुका था। हर बार क्लोए की रिएक्शन तेज होती थी, लेकिन मैंने उसे कभी इतना टूटते हुए नहीं देखा था। क्लोए, चलो शांति से अलग हो जाते हैं। हॉस्पिटल से निकलने के बाद मैंने काफी समय तक क्लोए को नहीं देखा। मैं अपनी बात पूरी तरह साफ कर चुका था, इसलिए शायद उसे आखिर समझ आ गया था। मेरी जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी और काम भी फिर से ट्रैक पर आ गया। बस एक बात मुझे परेशान करती थी। जब से जोई को पता चला कि मेरी याददाश्त वापस आ गई है, वो मुझे काफी बार कांटेक्ट करने लगी थी। तो तुम्हें वाकई एमनेजिया था? मुझे पहले थोड़ा शक था, लेकिन लगता है ये सच था। डिवोर्स के बाद मेरे साथ ट्राई करना चाहोगे? तो रुको जरा, अभी मेरा डिवोर्स हुआ ही नहीं है, पेपर्स तक साइन नहीं हुए। ये थोड़ा पोचिंग जैसा लगता है, पता है ना? मैंने ये इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं क्लोए को नहीं भूल पा रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी नई रिलेशनशिप में नहीं कूदना चाहता था। और वैसे भी भले ही जोई कभी दूसरी औरत नहीं बनी थी, लेकिन मेरे और क्लोए के मामले पूरी तरह खत्म होने से पहले ही वो बीच में आ गई थी। मैं उसका एहसानमंद था कि उसने मेरी जान बचाई, लेकिन बस इतना ही। मैं तो बस अपनी किस्मत आजमा रही थी ईथन। मैं तुमसे बहुत पहले ही मूव ऑन कर चुकी हूँ। मैंने बस देखा कि तुम कितने दुखी हो और मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगा। थैंक यू। मैंने उसे एक हक दिया और तभी मैंने दूर से क्लोए को हमारी तरफ आते देखा। मेरे अंदर तुरंत चिढ़ मच गई और मैं जाने ही वाला था कि अचानक क्लोए साइड में झुककर उल्टी जैसी करने लगी। क्या क्लोए सिर्फ हमें हग करते देखकर ही बीमार हो गई थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। तुम्हें नहीं लगता कि क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती है? मेरा दिल धड़क उठा। मुझे अचानक याद आया कि मैं बच्चा इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि क्लोए ने खुद कहा था कि वो बच्चा नहीं चाहती। और तुम्हें सच में लगता है कि अगर वो प्रेग्नेंट हुई भी तो वो बच्चे को रखेगी? डिवोर्स फाइनलाइज करने के अलावा मैं तुम्हें कहीं देखना नहीं चाहता। कार्स, मैंशन, कंपनी के शेयर्स, जो कुछ मेरा है सब तुम ले सकते हो। हम जितना मर्जी लड़ ले, लेकिन मैं डिवोर्स नहीं चाहती। कार में बैठो। मैं नहीं चाहता था कि सड़क पर लोग तमाशा देखें, इसलिए मैंने उसकी बांह पकड़ी और उसे कार में बैठा दिया। क्लोए, तुम्हें वाकई इतना सब करने की जरूरत नहीं है। हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है। इस मोड़ तक पहुंचने के लिए हम दोनों ने गलतियां की हैं। मुझे पता है कि मैं दुनिया का सबसे चार्मिंग इंसान नहीं हूं। कभी कभी तो मुझे खुद भी मैं पसंद नहीं आता। मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की। हाँ, मैं कभी कभी इरिटेट हो जाती थी, लेकिन मैंने एक बार भी तुमसे डिवोर्स लेने के बारे में नहीं सोचा। मुझे लगता था हम पूरी जिंदगी साथ रहेंगे, चाहे हम कितना भी झगड़ा क्यों ना करें। लेकिन मैं अब वो जिंदगी नहीं जीना चाहता। जेसन सिर्फ एक कैटलिस्ट था। हम दोनों अलग दुनियाओं के लोग हैं। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता और तुम मुझे बिना किसी शर्त के एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्लोए, इतनी जिद्दी मत बनो। मैं नीचे खड़ा उसे दूर जाते हुए देखता रहा और गहरी सांस छोड़ दी। आज मेरी छुट्टी थी, इसलिए मैं ब्रेन स्कैन करवाने हॉस्पिटल चला गया। जब मैं रिपोर्ट्स लेकर घर वापस जा रहा था, तब मेरी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जिसे मैंने काफी समय से नहीं देखा था। ईथन, तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हें उससे क्या मतलब? मैं सतर्क हो गया था क्योंकि जेसन पूरी तरह से पागल और बेकाबू लग रहा था। क्या तुम्हें पता है कि क्लोई तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है? तो मेरे पास सब कुछ होना चाहिए था। मैं और क्लोई बचपन के दोस्त थे, फिर तुम जैसे निकम्मे इंसान को उसके साथ सब कुछ कैसे मिल गया? क्यों? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो क्लोई से बात करो, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं एक कदम पीछे हटा। मैं उसके साथ बहस नहीं करना चाहता था। क्लोई से हैंडल करेगी? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? क्या तुम्हें पता है उसने क्रॉफर्ड फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ दिए और मुझे सबके सामने मजाक बना दिया? क्लोई को सब कुछ तुमने ही बताया था ना? तुमने उससे कहा कि मैं जानबूझकर तुम्हारी जिंदगी मुश्किल बना रहा था। मैंने ही सब कुछ शुरू किया और मैंने ही तुम्हें पूल में धक्का दिया। तुमने ये सब किया था। क्या तुम सच सामने आने से डर रहे हो? मुझे पता था ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं, रुको। मुझे एक बेचैन और घबराहट भरी चीख सुनाई दी, लेकिन जिस दर्द की मुझे उम्मीद थी वो मुझे महसूस नहीं हुआ। जब मैंने आंखें खोली, मैंने देखा कि क्लोई मेरे सामने जमीन पर गिरी हुई है। उसके पेट से खून बह रहा था और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। सिर्फ इतना देखने के बाद कि मैं ठीक हूँ, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। क्लोई, मत रो, मैं ठीक हूँ, चुप रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सुन रहे हो ना? अगर इस बार मेरी किस्मत इतनी अच्छी ना हुई तो तुम एक नई जिंदगी शुरू कर लेना। एक विडोवर को डिवोर्स की जरूरत नहीं होती, कम से कम हम हस्बैंड वाइफ तो रहेंगे। ऐसी बेवकूफी भरी बातें मत करो। सर, प्लीज बाहर इंतजार कीजिए। अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार मैंने इतनी घबराहट महसूस की थी। मुझे सच में डर लग रहा था कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। जो एहसास मुझे लगा था कि खत्म हो चुके हैं, वो सब वापस लौट आए। तब मुझे समझ आया कि मेरा प्यार उसके लिए कभी खत्म नहीं हुआ था। मैंने बस उसे दबा दिया था। मैं फिर से चोट नहीं खाना चाहता था, इसलिए मैंने उसे भूलने की कोशिश की थी। ऑपरेशन थिएटर की ऊपर वाली लाइट जलती रही। मैं कॉरिडोर में एक कुर्सी पर बैठा हुआ था, उसके बाहर इंतजार करता हुआ, और मुझे अपने आसपास की किसी चीज का होश नहीं था। तभी क्लोई की माँ वहां पहुंची। क्लोई कैसी है? मुझे माफ कीजिए मैम, हमें अभी डिटेल्स नहीं पता। वो सर्जरी में है। मिसेस स्टर्लिंग की आंखें पलट गईं और वो लगभग बेहोश हो गई। तुम यहीं रुकना। मुझे लगा वो मुझे दोष देगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। खुद को संभालने के बाद उसने सिर्फ मेरी तरफ देखा और कहा कि इंतजार करो। मुझे समझ नहीं आया उसका क्या मतलब था, लेकिन मैंने उसकी बात मान ली। कुछ ही देर बाद मैंने देखा कि वो जेसन को बालों से घसीट कर ला रही थी और उसे मेरे सामने फेंक दिया। ये सब इसी ने किया है ना? हाँ, तुम कमीने। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मिसेस स्टर्लिंग, ये ईथन की गलती है। अगर वो ना होता तो क्लोई को चोट नहीं लगती। क्या तुम्हें लगता है कि इससे मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? ईथन मेरा दामाद है,
तुमने उसे नुकसान पहुंचाया है, इसलिए मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा सोचता था कि वो मुझे पसंद नहीं करती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे लिए ऐसी बात कहेगी। क्यों मिसेस स्टर्लिंग, आप तो मुझे बहुत पसंद करती थी। वो तब की बात थी जब मैं अंधी थी। मुझे तुम्हारे सारे कांड पता चल चुके हैं। तुम्हारे ग्रैंडफादर की इज्जत की वजह से हम चुप रहे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने नीचे गिर जाओगे। अगर क्लोई को कुछ हो गया तो तुम अपनी जिंदगी में एक पल की शांति नहीं देखोगे। बिल्कुल सही, अगर क्लोई बच नहीं पाई तो पूरी क्रॉफोर्ड फैमिली इसका दाम चुकाएगी। मुझे उनकी बातों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। मैं सिर्फ ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे को घूर रहा था और दुआ कर रहा था कि क्लोई ठीक हो जाए। अचानक ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हो गई और मेरी आंखें फैल गईं। प्लीज शांत रहिए, सर्जरी खत्म हो गई है। डॉक्टर के बाहर आते ही मैं और उसकी मां दोनों दौड़कर उसके पास गए और क्लोई की हालत के बारे में पूछने लगे। जख्म सिल दिया गया है, अब आगे क्या होगा ये उसकी जीने की इच्छा पर निर्भर करता है। क्लोई को ऑब्जर्वेशन के लिए वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया गया और मैं और मिसेस स्टर्लिंग साथ अंदर गए। उनकी आंखें लाल थीं। जेसन के सामने जो उनका गुस्सा था वो सब गायब हो चुका था। आखिर में वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए परेशान एक मां ही थी। मुझे माफ कर दीजिए मैम, ये झूठ होगा अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें बिल्कुल दोष नहीं देती, लेकिन मुझे पता है कि ये सब जेसन की गलती है। चिंता मत कीजिए मैम, चाहे कुछ भी हो मैं क्लोई का ख्याल रखूंगा। मुझे तुम्हारे और क्लोई के डिवोर्स के बारे में भी पता है। पहले मैं तुम्हें पसंद नहीं करती थी, लेकिन मैंने कभी जानबूझकर तुम्हारी जिंदगी मुश्किल नहीं बनाई थी। कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। अगर तुम खुद ही अपनी इज्जत नहीं करोगे तो दूसरे लोग क्यों समझेंगे कि तुम क्लोई के लायक हो। मिस्टर और मिसेस स्टर्लिंग की सिर्फ एक ही बेटी थी और ज्यादातर वो उसके फैसलों का सम्मान करते थे। मिसेस स्टर्लिंग ने पहले मुझसे कभी इतनी ईमानदारी से बात नहीं की। मैंने सब कुछ संभाल लिया है, अब बस हमें क्लोई के होश में आने का इंतजार करना है। तुम पूरी रात यहाँ रहे हो, तुम बहुत थक गए होगे, घर जाकर आराम कर लो। कोई बात नहीं, मैं भी जवान हूँ, पहले आप घर जाइए। इथन, जब मेरी दोबारा आंख खुली मैं हॉस्पिटल के एक बेड पर लेटा हुआ था जो क्लोई के बेड के बिल्कुल पास में था। मिसेस स्टर्लिंग मुझे होश में देखकर खुश हो गई। आप कैसा लग रहा है? कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही? काफी बेहतर। मैं कितनी देर सोया रहा? ज्यादा देर नहीं, डॉक्टर ने कहा था कि तुम बहुत ज्यादा थक गए थे और तुम्हें आराम की जरूरत थी। और कुछ? क्लोई प्रेग्नेंट है, क्या तुम्हें पता था? मैं नहीं चाहता था कि उन्हें इस बात का पता चले। अगर उन्हें पता चल जाता कि क्लोई मेरे बच्चे की मां बनने वाली है तो वो उसे बच्चा रखने के लिए जरूर मजबूर करते। उन्हें एक वारिस चाहिए था और डिवोर्स के बाद वो बच्चे की कस्टडी के लिए मुझसे लड़ते। उनकी दौलत और ताकत के सामने मेरा कोई चांस नहीं था। मैं तुम्हारे और क्लोई के मामले में पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि जब तक मां सुरक्षित है बच्चा भी सुरक्षित रहेगा। जब क्लोई होश में आएगी वो ये बच्चा जरूर रखेगी। हम बस ये उम्मीद करते हैं कि ये बच्चा एक स्टेबल फैमिली में बड़ा हो। मैम, इस बारे में बाद में बात करते हैं। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि क्लोई होश में आ जाए। ईथन, क्लोई ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन वो तुमसे सच में प्यार करती है, बस उसे अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना नहीं आता। जाने से पहले उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो स्टर्लिंग फैमिली तुम्हारी हिफाजत करेगी। क्लोई भी यही चाहती है। मिसेस स्टर्लिंग के जाने के बाद रूम में सिर्फ मैं और क्लोई रह गए। मैंने उसकी बंद आंखों को देखा और मेरे दिल में एक दर्द सा उठा, लेकिन फिर मुझे बच्चे का ख्याल आया और मेरे अंदर गुस्सा भर गया। क्लोई, मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम ये बच्चा नहीं चाहती। अगर तुम होश में आकर वाकई इसे छोड़ देने वाली हो तो फिर मेरी दुआ है कि तुम कभी होश में ही मत आओ। क्या तुम सब कुछ ठीक करने की कोशिश नहीं कर रही थी? क्या यहाँ ऐसे लेटे रहना ही तुम्हारा तरीका है? मुझे पता था कि वो मेरी बात नहीं सुन सकती, लेकिन उसकी माँ की बातों ने मुझ पर बहुत गहरा असर डाला था और मुझे अपनी फीलिंग्स बाहर निकालनी थी। क्लोई, तुम्हें बच्चे पसंद नहीं है ना? ठीक है, जब तुम होश में आओगी और बच्चा पैदा हो जाएगा तो मैं उसे खुद पालूंगा। बच्चा फिर भी तुम्हें मॉम ही बुलाएगा। तुम उसकी बायोलॉजिकल मदर हो और चाहे हमारा डिवोर्स हो जाए हम दोस्त रह सकते हैं, लेकिन मैं पूरी जिंदगी अकेला नहीं रहने वाला। हो सकता है ज्यादा वक्त ना लगे और तुम्हारा बच्चा किसी और औरत को मॉम बुलाने लगे। मैंने ये बात जानबूझकर उसे चिढ़ाने के लिए कही थी। मैं दोबारा शादी नहीं करूंगा, शायद किसी को डेट कर लूं, लेकिन फिर कभी मंडप तक नहीं जाऊंगा। जोई के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो इतने सालों से मुझे पसंद करती है और उसने मेरी जान भी बचाई है। शायद वो एक बहुत अच्छी स्टेप मदर बन सकती है। मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक क्लोई की उंगली हल्की सी हिली, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। क्लोई, मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर तुम जल्दी नहीं जागी तो मैं उसके पास चला जाऊंगा। क्लोई की पलकें फड़फड़ाई। इस बार मैंने साफ देखा, ये मेरी कल्पना नहीं थी। डॉक्टर, जरा देखिए। उसकी हार्ट बीट स्ट्रांग है, सांस भी स्टेबल है, उसकी होश वापस आ रही है। वो जल्दी ही होश में आ जाएगी। रात के बीच मुझे नींद आ गई और मैं उसका हाथ पकड़े हुए बेड के पास ही सो गया। रात में हॉस्पिटल काफी ठंडा था। मैं कंबल ढूंढने के लिए उठने ही वाला था कि अचानक कंधे पर गर्माहट महसूस हुई। मैं चौंक कर जाग गया और देखा क्लोई मुझे कंबल उड़ा रही थी। तुम जाग गई क्लोई, तुम जाग गई। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, रुको। थैंक गॉड। मेरे बच्चे को किसी और औरत को मॉम बुलाने की हिम्मत मत करना, समझे? उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन होश में आने के बाद उसने सबसे पहली बात यही कही। मैं उससे दूर करते हुए एक साथ परेशान भी हुआ और हंस भी पड़ा। मुझे लगता है पहले डॉक्टर को तुम्हारा दिमाग चेक करना चाहिए। क्लोई के ठीक होने के बाद वो मुझे एक थेरेपिस्ट के पास ले गई ताकि हम अपनी प्रॉब्लम्स की जड़ तक पहुंच सके। लेकिन जब उसे असली वजह पता चली तो उसके चेहरे पर जो गहरा पछतावा था वो आज भी मुझे याद है। स्टूपिड, वो सब बातें मैंने गुस्से में कही थी। मैं अपने बच्चे को कैसे नहीं चाह सकती? उस वक्त तुमने कहा था कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो जेसन को इग्नोर कर सकती हूँ। जब भी हम लड़ते थे मुझे लगता था तुम सिर्फ जेलस हो और मैं तुम्हें मना सकती हूँ। मुझे पता था कि मेरी गलती थी, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि मेरे पास अपने रीजंस हैं और तुम बिना कुछ कहे मुझे समझ जाओगे। मैंने कभी तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा। क्लोई अपनी ही यादों से डरी हुई लग रही थी। धीरे से उसने पीछे से मुझे गले लगा लिया।
जब तुमने वो बात कही थी मुझे लगा तुम बच्चे को पावर पाने के टूल की तरह यूज करना चाहते हो, इसलिए मैं गुस्से में आई और वो सब कह दिया। लेकिन मेरा कभी वो मतलब नहीं था। मैं समझ गया था वो क्या कहना चाहती है। मैंने भी बहुत सी दुख पहुंचाने वाली बातें कही थी, लेकिन उस वक्त उसने सच में मेरा दिल तोड़ दिया था। हनी, क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती और इस बच्चे के बिना भी नहीं। बस आगे से मेरे एक्शंस देखना, ठीक है? अगर फ्यूचर में सब कुछ वैसे ही रहा और तुम फिर भी जाना चाहो तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। हम एक वक्त में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैं इस रिश्ते का ऐसे खत्म होना एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्या मैं भी परेशान नहीं थी? लेकिन मैं दोबारा कोशिश करने से बहुत डर रही थी। उसकी हर बात सही थी। हमारे बीच बहुत बड़ी गलतफहमियां थीं, लेकिन जितना दर्द मुझे मिला था वो भी सच था। मुझे भी चोट लगी थी हनी। हम दो कांटों वाले हेजहॉग्स की तरह थे, लेकिन मैं अपने कांटे वापस खींचने को तैयार हूं। प्लीज मेरे साथ रहो। मेरा दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था और मैंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। क्लोई ने भी मुझे फोर्स नहीं किया। उसने प्यार और केयर दिखाई, लेकिन हद से ज्यादा नहीं। वो अभी अभी रिकवर हुई थी और मैंने उससे कहा कि मेरा नहीं, प्रेगनेंसी का ध्यान रखे। उसने हाँ तो कह दिया, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी की हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखती रही। मुझे लगा वो सिर्फ जिद कर रही है ताकि हमारे बच्चे को एक पूरा परिवार मिल सके। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि हमारी शादी में सिर्फ मैं ही हिसाब नहीं रख रहा था, वो भी रख रही थी। शादी के बाद मैं बहुत इनसिक्योर हो गया था और इसी वजह से मैंने बहुत सी ऐसी चीजें की जो उसे इरिटेट करती थी। इस बार मैं अपनी बात रोक नहीं पाया। क्लोई, हमारे बीच पावर बैलेंस बहुत ज्यादा अनइक्वल है। हम सिर्फ इसलिए साथ आए क्योंकि हम दोनों नशे में थे और मैं कभी अपनी सोच को उस हिसाब से बदल नहीं पाया। इसलिए जब मैंने डिवोर्स मांगा तो सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी भी गलतियां थीं। ईथन, मैंने कभी किसी और आदमी की तरफ देखा तक नहीं। मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करती थी, बस मुझे कभी सही मौका नहीं मिला। तुम्हें लगा उस रात सब एक एक्सीडेंट था, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि चाहे मैं नशे में भी होती, मैं कभी ऐसे इंसान को अपने पास कभी नहीं रहने देती जिसे मैं पसंद ही ना करती? क्या मतलब तुम उस रात नशे में नहीं थी? मुझे हमेशा उस बात का गिल्ट रहा था। उस रात तुम इतनी नशे में लग रही थी कि तुम्हें होश तक नहीं था। उस रात मैं सिर्फ थोड़ी सी टिप्सी थी। मेरा दिमाग बिल्कुल क्लियर था। अगर सच कहूं तो सिचुएशन का फायदा मैंने उठाया था। जैसे ही उसने ये कहा, मेरे दिल पर छाया हुआ बोझ तुरंत गायब हो गया। क्लोई, अगर तुम होश में थी तो तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मुझे हमेशा लगता था कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया है। हनी, तब मैं सिर्फ 20s में थी। मुझे रिजेक्शन का डर था, इसलिए मैं सिर्फ ऐसे ही अपनी फीलिंग्स टेस्ट कर सकती थी। लेकिन अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अगर तुमने मुझे ये बात पहले बता दी होती तो मेरा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इतना नहीं बढ़ता और मैं इतनी बेवकूफ़ियां नहीं करता। हाँ, मैं भी बेवकूफ़ थी। मैं तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन सिर्फ इसलिए केयर न करने का नाटक करती थी क्योंकि मुझे तुम्हारा मेरे ऊपर फिदा रहना अच्छा लगता था। मुझे पता था तुम जेसन को पसंद नहीं करते, फिर भी मुझे लगता था तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मैंने बहुत गलतियां की। अगर तुम्हें एमनीजिया नहीं होता तो मुझे कभी एहसास ही नहीं होता कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी। उस दिन हम बहुत देर तक बात करते रहे और पुरानी सारी बातें खुलकर सामने आ गई। 6 महीने कब गुजर गए पता ही नहीं चला। उसका पेट गोल हो चुका था और मैं पीछे से उसे गले लगाए हुए था। अचानक उसने सर ऊपर उठाया और मुझे किस कर लिया। मैं कुछ नहीं बोला, बस उस पल को महसूस करता रहा। थोड़ी देर बाद वो पीछे हटी। मेरा चेहरा गर्म हो गया जब मैंने उसे धीरे से मेरे कान में कहते सुना, हनी, डिवोर्स नहीं लेते हैं, ठीक है? मैं अचानक हंस पड़ा। मुझे लगा था इतना रोमांटिक मूड बनाने के बाद वो कुछ और कहेगी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी विश बस ये थी कि मैं उससे डिवोर्स ना दूं। मुझे हंसते देख क्लोई थोड़ी सी नाराज हो गई, लेकिन कुछ नहीं बोली, बस हल्की सी गुदगुदी करने लगी। हंसो मत, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। ठीक है, जवाब मत दो, अभी के लिए इतना ही काफी है। गलतफहमियां दूर हो गई थी, लेकिन फिर से शुरुआत करना आसान नहीं था, खासकर हमारे जैसे कपल के लिए जो इतना कुछ झेल चुके थे। हमने कोई ऐसी लाइन क्रॉस नहीं की थी जिसे वापस लिया जा सके, लेकिन जख्म अभी मौजूद थे। भरोसा दोबारा बनने में बहुत वक्त लगने वाला था, लेकिन बच्चे के लिए मैं क्लोई के साथ थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट हो गया था। प्रेगनेंसी उसके लिए बहुत मुश्किल थी और चाहे वो कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, मुझे उसके लिए बुरा लगता था। जल्दी ही बच्चा पैदा हो गया और वक्त और भी तेजी से बीतने लगा। मैं पहले ही तैयार था, अगर क्लोई अच्छी मां बनी तो मुझे सुकून मिलेगा, लेकिन अगर वो मेरी एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतरी तो मैं बिना झिझक उससे छोड़ देता। लेकिन सच ये था कि क्लोई ने मुझे एक बार भी डिसअपॉइंट नहीं किया। एक दिन बच्चे को सुलाने के बाद वो बेडरूम की तरफ लौट रही थी कि उसने मुझे दरवाजे के पास खड़े मुस्कुराते हुए देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस लगता है मैंने तुम्हारा वो ठंडा और आइस क्वीन वाला रूप बहुत दिनों से नहीं देखा। वो सब पुरानी बातें हैं, क्या हम उन्हें फिर से ना छेड़ें? क्यों नहीं, मुझे तो पुरानी वाली ठंडी क्लोई काफी पसंद है, वो जो डायपर भी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ चेंज करती थी। क्लोई समझ गई कि मैं उसे चढ़ा रहा हूं और वो स्ट्रिक्ट चेहरा बनाकर मेरे पीछे बेडरूम तक आ गई। मुझे बेड पर गिराते हुए उसने पूछा, हनी, मेरा प्रोबेशन पीरियड खत्म हुआ या नहीं? प्रोबेशन पीरियड तो खत्म हो गया है, लेकिन अब रिटेंशन पीरियड चल रहा है। रिटेंशन पीरियड कितने दिन का है? फिक्र मत करो, तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही है कि इसे लाइफ टाइम कर देते हैं। कमीने जेसन ने तो बोला था मेरे माँ बाप एक दूसरे से नफरत करते हैं, फिर ये होमलैंडर कैसे पैदा हो गया? दिन भर बस रोता है और पीता है। अब इसे भी जायदाद का आधा हिस्सा देना पड़ेगा।
और आप लोग भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक्स और 30,000 हाइप कर दिया तो मैं ये बच्चा आप में से किसी को दे दूंगा।